बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जजेस को मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला जारी है। ये जजेस आला अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर जजेस हैं। 17 जजों को मशकूक खतूत मिल चुके हैं, जिनमें जहरीले मवाद की तस्दीक भी हो चुकी है। ख़त भेज कौन रहा है, अभी तक इस हवाले से कोई सुराग नहीं मिला। एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, तहकीकाती इदारे दौड़े लगा रहे हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स तक हासिल कर ली गई हैं, लेकिन भेजने वाले की अभी कोई इत्तला नहीं है। बहुत सारी जो फुटेजेस हैं आसपास के इलाकों की, वो भी इकट्ठी कर ली गई हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका कि ये जो खतूत हैं ये किसकी तरफ से भेजे गए हैं। तो जनाब, मामला ये है कि ये खतूत धमकी आमेज़ तो हैं, इनको धमकी समझा जाना चाहिए, लेकिन क्या ये अदलिया को दबाव में लाने के लिए हैं? क्या ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए हैं, या अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ एक बगावत का ऐलान है, या इस पूरे निज़ाम को डीरेल करने की एक साजिश है, इंतशार फैलाने की एक साजिश है? पाकिस्तान की अदलिया की कारकर्दगी दुनिया में कोई इतनी नुमायाँ नहीं है। हम जो निचले तरीन दर्जे हैं वहाँ पे फॉल करते हैं। पाकिस्तान में लोग मर जाते हैं और उसके बाद शायद कई नस्लें इंतज़ार करती हैं तो यहाँ पर केसेस के फ़ैसले होते हैं। हमारी अदलिया की मुबैना ऑडियोज़ हमने सुनी हैं जिसमें वो मुल्ज़मान की मर्ज़ी के बेंचेस फ़िक्स करने के वादे करते हुए सुनाई देते हैं। हमारे जो अदलिया के मुअज़्ज़ज़ अरकान रहे हैं माजी में भी, चाहे वो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं फॉर्मर, उनका जो किरदार रहा है पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इस अदलिया को आखिर इस कदर दबाव में लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, किसको पेश आई? तो जो गैर मुल्की एक साजिश का इसमें एलिमेंट है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आज के प्रोग्राम में कुछ वजूहात मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अदलिया दबाव में आई क्यों, और अगर दबाव में किए गए फैसलों की वजह से इस मुल्क में सियासत में इस्तेहकाम आया है तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर डाली जाए, दबाव डालने वालों पर या दबाव में आने वालों पर, या दोनों को शरीक जुर्म समझा जाए और दोनों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाती है और क्या तहकीकात किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचती हैं, और जो जजेस पर इल्ज़ामात हैं, हर तरह के इल्ज़ामात हैं, क्या उनको भी उस शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उन इल्ज़ामात की भी तहकीकात कराई जाएंगी? तो ये भी बड़े अहम सवाल हैं। जो दूसरा मामला है वो ज़ाहिर है सियासत से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से इल्ज़ाम लगते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बुशरा बीबी की तरफ से जो इल्ज़ाम सामने आया कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, जो उनकी ज़ाती मुआलिज हैं और फिर जो मेडिकल बोर्ड पिम्स का है, दोनों ने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। लेकिन जब तक ये तरदीद सामने आती है उस वक्त तक कितना शोर मच चुका होता है, तो हुकूमत के लिए कितना बड़ा प्रेशर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक राना सनाउल्लाह साहब के उन्होंने क्या ओहदा देना है, क्या ओहदा नहीं देना, ये फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा साद साहब पहले जो है वो इनकार कर चुके हैं। तो नून लीग जो है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे कर रही है? इकोनॉमिक मैनेजमेंट में तो हमें कुछ अच्छी पेशरफ्त नज़र आ रही है। IMF के साथ हमारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आज भी IMF की तरफ से बड़ा पॉजिटिव बयान आया है। पाकिस्तान एक बड़े प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार है और होपफुली वो प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल भी जाएगा। तो जनाब, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ जो गार्डियन की हालिया रिपोर्ट है जिसमें भारतीय एजेंसी रॉ के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात हुए, उसके हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होगा बहुत ही एमिनेंट पैनल। इरफान कादर साहब जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर भी हैं, JUFA के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार के, और कादर मंदोखेल साहब सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जी। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। गुफ्तगू का आगाज़ में कामरान साहब आपसे करना चाहूँगी। कामरान साहब, जो असल मामला है वो ये है कि ये एतराफ़ तो जजेस की तरफ से भी हुआ ना कि हमने दबाव में फ़ैसले किए या हमसे दबाव में फ़ैसले करवाए गए, तो क्रेडिबिलिटी का जो क्राइसिस है वो ज़ाहिर है अदालती सतह पर भी तो बहुत शदीद है, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो जजेस का, जो 6 जजों ने जो खत लिखा है, मेरी अपनी रिजर्वेशन है जजेस के हवाले से भी, कि आपने वो दबाव आने क्यों दिया? किसी ने ये सोचा क्यों आपके बारे में कि आपको अप्रोच किया जा सकता है? किसी ने जो ना ये जुर्रत कैसे हुई? और फिर अगर किसी ने जुर्रत कर ली, आपने कंसेंट क्यों नहीं इनिशिएट की? आपने बर वक्त जो है ना उसको जो है ना वो उसकी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचाया उस शख्स को, या जो कोई भी उसके पीछे था? तो ये आपका अपने जो है ना वो मामला भी जो है वो कहीं ना कहीं पे दागदार इसमें होते हैं। लेकिन कामरान साहब, वो ज़ाहिर है किसी खास पैराए में किसी खास केस के लिए तो जजेस को हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर आता रहा हो। माजी में भी बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अभी आप देखिए, जजेस लोगों को ऑब्लाइज भी करते हैं,
जजेस लोगों के जो पॉलिटिकल मैटर्स थे उसमें मुबैना ऑडियोज़ में सुने जा रहे थे कि वो बेंच फिक्स कर रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था ना, ये भी तो अदालतें इन्फ्लुएंस्ड ही होती हैं ना, ये भी कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे होते। लेकिन ये जो खतूत हैं, आपको लगता है कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक हमला करने की कोशिश है? यकीनन वो सिस्टम पे हमला करने की कोशिश है इसमें। जो कुछ जजेस पहले करते रहे, जो उनकी आपने वीडियो ऑडियो सुनी, जो कुछ उनकी बातें हैं, वो भी एक बदकिस्मती है। और ठीक इसमें है। ये एक और आपको बता दूं कि ये बहुत सारे जजेस जो है ना, वो जिस वक्त उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो भी वो उन जगहों से, उन मामलात से, उन अदारों के साथ जिनके ऊपर आप जो है ना उंगलियां उठा सकते हैं, उनसे राब्ते में होते हैं, और शायद उस वक्त भी कोई एश्योरेंसेस दे के आते हैं, तो इसलिए जो है ना वो बाज जगह पे पाँव उनका खुल पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है। कादिर मंतोखेल साहब, 17 जजेस को धमकी आमेज खत मिल रहे हैं, ये किसी एक खास केस से जुड़े हुए खतूत नहीं या धमकियां नहीं लगती कि किसी एक केस को मुतासर करने के लिए सारी मुहिम चल रही है? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? कौन इसके पीछे हो सकता है? कोई बैरूनी साजिश है, जजेस या अदलिया पूरी को प्रेशर में लाने की कोशिश है, या निज़ाम को डीरेल करने की कोशिश है? मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह सबूत ये है कि पीटीआई ने पिछले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा किया है और अगले दिन उनके हक में फैसला किया। तो ये क्या जाहिर करता है? ये यही जाहिर करता है कि पाकिस्तान में हमेशा जुडिशरी मुतनाज़ा रही है। अब मुझे मुर्जा बता दे, कभी किसी जज के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई है कि उसकी कितनी जायदाद है, कितना पैसे बचे, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? अब मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट का जिसने इस्तीफा की इंक्वायरी हुई है, और उसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसा सबूत हो? इसका वजह ये है कि बुनियादी तौर पे हमारा जो जुडिशल सिस्टम है या जो ढांचा है वो सही पे नहीं है। ये बच्चे बांझे अपॉइंटमेंट और ये चीफ जस्टिस के पास और ये सारी चीज जो है इस बात की अक्कासी कर रही है कि हमारा जुडिशल निज़ाम है वो उसका मेरिट पे नहीं है। वो सारे सिफारिशों पे भर्ती होते हैं, जब सिफारिशों पे भर्ती होती है तो फिर इनका हशर भी यही होता है जो आपको नजर आ रहा है। नहीं तो करें क्या अब? इन खतूत के बाद आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जाहिर है चीफ जस्टिस समेत सभी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत सभी कह रहे हैं कि हम अदलिया के ऊपर हर्फ नहीं आने देंगे, अदलिया को कुछ, जाहिर है अदलिया की आज़ादी हमारे आइन की बुनियादी एक तकाजा है, उसकी बुनियादी रूह है, लेकिन अपने सारे अमाल को एक साइड पे रख के अब आप ये बता दीजिए उनके जो भी अमाल हैं, अब इन खतूत के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? के ऊपर सिवाय ये इंतशार फैलाने का और कोई न रिजल्ट था, न मकसद था। न कोई जज डायरेक्ट खत खोलता है, न सूंघता है, ये देखने वालों को भी पता है, लेकिन सिर्फ इंतशार फैलाना है, जजेस के बीच में इंतशार फैलाना है, अपने मकसद के फैसले हासिल करना, इंतशार फैलाना है, उनको अपने हिसाब से चलाना, ये सिर्फ ये कारवाई और कुछ नहीं है। मैं ये समझ रही कि आप ये समझ लो कि दुनिया में 139 नंबर पे हमारा जुडिशल सिस्टम क्यों है? क्या हमने अपने गिरबान में झांका है? क्या थोड़ी सी भी हमें शर्म आ रही है कि हम दुनिया में 139 नंबर पर क्यों है? इस बात का कोई न कोई जवाब है, न कोई पूछता है। और वक्त के साथ वो भी जजेस को के ऊपर हाथ रख के अपना मकसद निकालते हैं और कुछ नहीं है। यानी हर वक्त आपने देखा होगा कि जजेस इस्तेमाल हुआ है मुखालफिन के खिलाफ हमेशा तौर पर। अच्छा, एक तो जाहिर है जो जुडिशरी का किरदार है, जाहिर उसके ऊपर तो एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन इरफान कादिर साहब, जो सरदस्त मामला है कि एक तरफ एक ख़त आया कि माजी में भी धमकियां दी जाती रही और असर रसूख इस्तेमाल किया गया और स्पेशली रियासती एजेंसियां जो हैं वो मुलव्वस थी अदालतों पे दबाव की। बदकिस्मती की बात है कि फिर दबाव में बहुत सारे फ़ैसले हुए होंगे, अब उन फैसलों के मेरिट्स और इंसाफ के तकाज़ों पे तो फिर कभी तारीख़ में देखा जाएगा कि क्या उन दबाव में फ़ैसले हुए। लेकिन अब ये जो खतूत का सिलसिला है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये इंतशार की कोशिश है, ये निज़ाम को डीरेल करने की कोशिश है, अदलिया पे हमला है, क्या इसको कहा जाए, कैसे देखा जाए? ये जो खतूत आ रहे हैं जिसमें ये इस तरह के वो केमिकल डाले जा रहे हैं, ये वैसे ही खौफ और की कोशिश है।
اور یہ کچھ مسکریئنٹ کر رہے ہیں جو کہ اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں. تو اس کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ وقت، اور یہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے. یہ آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز پھیلا رہے ہیں مختلف طبقوں کے درمیان، انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو چٹھیاں آ رہی ہیں جس میں کہ یہ جو سبسٹنس جو ہے، کیمیکل سبسٹنس جو ہے ڈالا جا رہا ہے، یہ پوائزنس سبسٹنس، تو یہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن عرفان قادر صاحب، جو اصل معاملہ ہے کہ جس طرح سے بیانیہ بن رہا ہے، یہ عدالتی کریڈیبلٹی سے جڑا ہوا ہے. یہ خطوط کا معاملہ بھی کہ عدالتوں کے اندر سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید انصاف نہیں ہو رہا یا ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے. کیونکہ عدالتیں تو دیکھیں نا، مبینہ آڈیو لیکس کا بھی میں ذکر کر رہی تھی. عدالت میں اگر جج کسی پارٹی کو یہ کہہ رہا ہو کسی مبینہ آڈیو میں کہ میں آپ کی مرضی کا بینچ بھی بنا دوں گا، ڈونٹ وری، تو فیصلے بھی ظاہر ہے دباؤ میں تو پہلے بھی عدالتیں کرتی رہی ہیں، اوبلائج کرنے کے لیے بھی کرتی رہی ہیں. آج ایسا کیا انوکھا ہو رہا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں پہ تو طرح طرح سے دباؤ جو ہے ڈالا بھی گیا، عدالتوں نے خود بھی دباؤ لیا. اور اگر کوئی اپنے اقربا پروری میں اپنے عزیز و اقارب کا دباؤ لیتا ہے تو وہ بھی دباؤ بھی ہے، اقربا پروری بھی ہے، مس کانڈکٹ بھی ہے جج کے پارٹ پہ. تو اس طرح کے بہت سارے یعنی شب خون جو ہیں عدلیہ کی آزادی پہ مارے گئے. کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ بالکل آزاد ہونی چاہیے، اس حد تک آزاد ہو کہ غیر جانبدار فیصلے کر سکے. جہاں اس کی غیر جانبداری جو ہے وہ متزلزل ہو جائے تو اس عدلیہ کو آپ آزاد نہیں کہہ سکتے. اور بہت سے فیصلے جس طرح آپ فرما رہی ہیں ماضی میں آئے جہاں پہ کہ عدالت غیر جانبدار نظر نہیں آئی. اور وہ تمام فیصلے جو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ کو آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، تو وہ جو غلط فیصلے ہیں ان کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے. اور آئندہ کے لیے بھی اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چاہیے کہ جی ایک پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. جی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور بات ہم کر رہے تھے کامران صاحب، جو اب یہ معاملہ کہیں پہ کنکلوڈ ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں، یہ کنکلوژن اس کا کیا ہے؟ کیونکہ 3 سال سے عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے، میں ثاقب نثار صاحب کی بات نہیں کرتی، میں چودھری افتخار صاحب کی بات نہیں کرتی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ملک میں جتنے بھی تنازع ہیں آئینی اور قانونی، ان میں کہیں نہ کہیں پارٹ آف دا پرابلم ہمیں عدالت نظر آتی رہی ہے. نکلیں کیسے اس میں سے؟ اب آپ ججز کی تعیناتی کے معاملے کو ریوزٹ کریں کہ کیسے تعینات ہونا چاہیے، ججز کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. آپ دونوں، آپ بھی، قادر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سفارش پہ آتے ہیں ججز، تو کیا کریں؟ اس میں سفارش پہ تو اس میں اس طرح سے اس کو لے لیجئے کہ یہ پھر فرض کریے کہ میں جج ہوں اور کوئی میرے چیمبر سے کوئی تعلق رکھتا ہے، میں اس کو اکوموڈیٹ کرتا ہوں یا کسی نزدیک نیئر اور ڈیئر کو اکوموڈیٹ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اگر میرا بیٹا پریکٹس میں، تو پھر جب وہ آئے گا تو وہ میرے بیٹے یا اس بھائی کے بیٹے کو یا خود کوئی جو بھی آگے پیچھے جو میرے نزدیک نیئر ڈیئر ہوں گے ان کو پھر اکوموڈیٹ کریں گے. یہ مسلسل یہ ایک عمل جو ہے نا ایک عرصہ دراز سے یہ جاری ہے اور یہ نہیں رک رہا. اس وجہ سے جو ہے نا ایک تنزل جو ہے وہ اس کی ایک وجہ جو ہے یہ بھی ہے، اور کہ ہم سارے جو ہے نا وہ ایک کلک بنا ہوا ہے اور اس کلک کے اندر جو ہے نا وہ اس میں لوگ چلتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ لائے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ رکھے جاتے ہیں. اب اس کے طریقہ کار کو آپ 100 دفعہ ٹھیک کر لیجئے، نیتوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں نے بے ایمانی کرنی ہے، آپ مجھے توبہ نعوذ باللہ اگر کعبے میں بھی بٹھا دیں گے تو جا کے میں وہاں پہ بھی بے ایمانی کر لوں گا. خالی وہ جتنا بھی آپ جو ہے نا فول پروف نظام بنا لیجئے، جب تک میرا اندر جو ہے نا وہ کالا ہوگا اس وقت تک جو ہے نا وہ میں نے جو کرنا ہوگا وہ میں کرتا جاؤں گا. وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا گڑبڑ. قادر مندوخیل صاحب، آپ کے خیال میں کیا حل ہے اس کا؟ پھر میں عرفان قادر صاحب کی طرف جاؤں. دیکھیے حل یہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے دور میں ایک بل جمع کیا تھا قومی اسمبلی میں کہ ایک چپراسی کے موقع کے لیے تو آپ 3 دن مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات میں کورٹ سے جج اب ڈائریکٹ کیوں لیتے ہو؟ اور وہ پی ٹی آئی کے دور میں، پی ڈی ایم کے دور میں پینٹنگ رہا، دونوں وزیر قانون مخالفت کرتے رہے کیونکہ ایسے لوگوں کے چیمبر سے لوگ آتے ہیں. تصدیق کامران مرزا صاحب نے بھی کی ہے. تو جب تک آپ کو میرٹ پہ ججز نہیں لیں گے، غریب کا بچہ بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں جج بن سکتا ہوں، تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں. یہ باتیں نتیجے چیمبر کے لوگ جس طرح سفارشی آپ لیں گے اور ایجنسیوں کے کلیئرنس والے آپ لیں گے،
तब तो सूरत-ए-हाल यही होगा, जो प्रेशर सही। देगा। आपको भी लगता है कि मेरिट पे इनको आना चाहिए? इरफान कादर साहब, क्या वाकई ये जो जजेस के आने का पूरा सिलसिला पाकिस्तान में ये फ्लॉड है? इसमें भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह के क्राइसिस चले जाते हैं, इसकी वजह से फिर जजेस दबाव में आते हैं? देखें, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो सारा जजेस को पिक करने का सिलसिला है ये टोटली फ्लॉड है। मसलन सबसे पहली बात तो ये है कि जो सबसे पहला इसमें टियर है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी आती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है कि वो जो जुडिशल कमीशन है वो हावी आके बैठ बन गई है, क्योंकि अदलिया ने फैसले दे दिए हैं कि जुडिशल कमीशन जो कह देगी मिनोआन वो उसको तो तस्लीम करना है जी। तो वो, हालांकि ये मकसद नहीं था जुडिशल कमीशन का, ये जुडिशल कमीशन पे भी चेक्स होने चाहिए थे और वो चेक्स पार्लियामेंट्री कमेटी के थे। लेकिन जजों ने लंबी लंबी बातें लिख के, इररेलेवेंट बातें लिख के उनको बिल्कुल ही ज़ाइल कर दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी का जो एक इम्पैक्ट था उसको ख़त्म कर दिया। और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी में कुछ हमारे वकला भाई जो थे वो भी शामिल हो गए, जो कि अपनी वकालत भी करते थे अदालतों में, तो वो भी एक नरम गोशा रखते थे कि भाई चलो जो बड़े जज साहिबान हैं जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं को हमसे ही नाराज़ ना हो। तो इसलिए ये सारी जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ये बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तरीक़ाकार ये होता है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके तमाम मेंबरान बशमूल चेयरमैन के ये सब बराबर हैं। इस पर यह नहीं है कि कोई एक बंदा नॉमिनेट कर दे और बाकी सारे जो हैं वो मक्खी पे मक्खी मारे कि चलो ठीक है इसने नॉमिनेट कर दिया, अब अगर हम उसमें फॉल्ट नहीं निकाल सकते तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये आइन में भी नहीं दिया गया। तो ये जो फ़र्द वाहिद है चीफ जस्टिस, वो डोमिनेट कर जाता था जुडिशल कमीशन की मीटिंग्स इसलिए कि वो बेंच बनाने का भी इख्तियार रखता था। अब चीफ जस्टिस से वो इख्तियार छीन लिया गया, तो लिहाजा अब बेहतरी की तवक्को आने वाले दिनों में जुडिशल कमीशन की मीटिंग में। लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हाँ, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक अपने रूल्स में खातिर खा तब्दीली नहीं की, जिसके तहत के हर मेंबर जो है वो अपनी एक एक नॉमिनेशन लेके आए और फिर उनकी इंटरसी कंपैरिजन किया जाए। और कंपैरिजन इस तरह से किया जाए कि उसमें से रीज़न आउट किया जाए कि जो बेस्ट 5 हैं या 4 हैं जिनको आपने अपॉइंट करना है, उसका एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया जाए, उसका एक मैकेनिज्म मुकर्रर किया जाए। उसके बगैर ये इस तरह हैपहैज़र्ड तरीके से, पिछला जो चीफ जस्टिस था उसके दौर में होता ये था कि सरकार के लोग एक तरफ हो जाते थे, वो और जज एक तरफ हो जाते थे, एंड में मुकमुका हो जाता था कि चलो कुछ हमारे रख लो, कुछ अपने रख लो। लास्ट कमेंट मुझे पहले आपका चाहिए कामरान साहब, फिर इरफान साहब का। ये जो खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का इजलास कोर कमांडर ऑफिस में हुआ है, कोर कमांडर हाउस में हुआ है, इसको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? एक तरफ सिविल सुप्रीमेसी का पूरा झंडा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उठाया हुआ है। कामरान साहब, आप काफ़ी उनके साथ मेल जोल हो गया पीटीआई के साथ, आपको पता होगा कि क्यों गए कोर कमांडर हाउस मीटिंग करने। सुपरमेसी जो है 2 अदवार में इतनी कॉम्प्रोमाइज हुई है, वैसे तो अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज है, मगर ये 2 अदवार पीटीआई का दौर था, इमरान खान साहब का दौर, जिसमें वो फरमाया करते थे कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का वालिद हुआ करता है, उस दौर में, और फिर उसके बाद हमारे महीने के दौर में, जितनी इन दोनों अदवार में, ये अभी भी उसी का एक तसलसल समझ लीजिए, जितनी कॉम्प्रोमाइज हुई है आज तक जो है ना वो इतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। वो स्पेस श्रिंक हो गई है। कोई सिविल सुपरमेसी जो है ना वो आपको ये किताबों में मिलेगी बात, बाकी ना सिविल सुपरमेसी है कहीं पे, ना इसका कोई जो है ना पाकिस्तान में कोई वजूद है। इरफान कादर साहब, आप किस तरह से कमेंट करेंगे कि ज़ाहिर है एक अवाम को उनकी कंजम्पशन के लिए एक बयानिया है जो बड़ा एग्रेसिव है, जिससे बड़ी तकसीम हो रही है, नफरत हो रही है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो क्या है? नहीं, अब ये मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है सारे, लेकिन क्या कानूनी तौर पर हो सकती है, कानूनी तौर पर हो सकती है मीटिंग कोई ऐसी, कहीं पे भी कोई हर्ज नहीं है? देखें, ये मेरे पास एग्जैक्टली स्पेसिफिक फैक्ट्स नहीं है, तो इसलिए कुछ भी कमेंट करना जो है ना वो इस वक्त वो कबल अज़ वक्त होगा मेरे लिए। सही, तो फिर मैं आपसे आखिरी कमेंट जो है वो फुल कोर्ट पे ले लेती हूँ। आपको लगता है कि जो जजेस का ख़त है, फुल कोर्ट अगर चाहे तो ये वाकई मंतकी अंजाम तक मामले को पहुँचा सकती है अगर पूरा बेंच बन जाए? ये मुझसे पूछ रही हैं आप? जी इरफान साहब आपसे जी मुझसे पूछ रही हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट का फ़ायदा तभी होगा अगर फुल कोर्ट पूरा अहाता करे अदलिया की आज़ादी का, यानी वो आज़ादी जो सलब हो रही है बाहर से और वो आज़ादी जो कि जज साहिबान खुद ही सलब कर रहे हैं अंदर से। क्योंकि हमने ये भी देखा है पीछे जो चीफ जस्टिस आए हैं वो खुद ही वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक चीफ जस्टिस ने सब्जुगेट किया। जिस तरह पिछले चीफ जस्टिस थे
وہ اکیلے اپنی مرضی کے بینچز بناتے تھے اور سپریم کورٹ کی آزادی ختم کر کے رکھ دی تھی. اس سے پہلے ایک جسٹس تھے وہ جو کہتے تھے میں بابا رحمتا ہوں, انہوں نے بھی عدلیہ کی آزادی کو بڑا نقصان پہنچایا تھا. تو یہ ساری چیزوں پہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے, اور اگر اوور آل نیوٹرلٹی کے ساتھ تمام وہ فیکٹرز جو کہ عدلیہ کی آزادی کے رستے میں حائل ہیں اگر اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو پھر یہ بڑی خوشائند بات ہوگی. اور اپنے اس طرح کے غلط فیصلے جس سے کہ عدلیہ کی آزادی پامال ہوئی ہے ان کو ریوزٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہوگی. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو یہ وقت کا ضیاع ہوگا, اور یہ فل کورٹ بھی بیٹھ جائے تو کوئی اس سے خاطر خواہ پھر نتیجہ انفارچونیٹلی نہیں نکلے گا, اگر کہ یہ تمام معاملات کو سیٹل نہیں کرتے جس طرف کہ میں نے اشارہ کیا. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, کامل مرسا صاحب اور قادر مندوخیل صاحب, آپ نے گفتگو سنی. جی خط کا معاملہ ہے, خطوط کا معاملہ ہے, اور ریشم نامی خاتون یا ریشم نامی شخص یا کچھ بھی جو بھی ہے ابھی تک اس کو ڈھونڈنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے سینیٹر آصف کرمانی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ان سے بھی انہی معاملات پر ان کی رائے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرمانی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کرمانی صاحب کیونکہ آپ ایک بہت اہم عہدے پہ میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کے بہت قریب رہے ہیں, یہ آج جو اس ملک میں ہو رہا ہے جس طرح سے وزیر اعظم اور چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوئی, پہلے جو 6 ججز کی طرف سے خط لکھے گئے تھے اور اب 17 ججز کو مشکوک خط مل رہے ہیں, اوورآل ساری تصویر میں آپ کیا سوچتے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اچھا ہو رہا ہے, یہ اچھے کی طرف جا رہے ہیں, یا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب سمجھائیں کچھ ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ تنزیلہ بی بی. دیکھیں اچھا تو میں بالکل نہیں کہوں گا ہو رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس خرابی میں بھی کوئی صورت تعمیر کی نکل آئے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ میں مایوس نہیں ہوں, پھر بھی گو کہ ابھی تک جو ہے وہ ہر طرف ایک مایوسی ہے, ایک نا امیدی ہے, لیکن اب حالات جس طرف آ چکے ہیں پاکستان کے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں, اور دس از ویری انفارچونیٹ, اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. ادارے تو ہمیشہ سے آمنے سامنے رہے نا کرمانی صاحب, اداروں نے تو ایک دوسرے کو گرایا, ایک دوسرے کو پچھاڑا, پھر ایک دوسرے کے ساتھ کہیں کسی دو نے گٹھ جوڑ کر لیا, تیسرے کو لات مار دی, یہ تو ہوتا رہا ہے نا. اب کیا اب کو غیر معمولی چیز ہو رہی ہے, میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی سے. آپ سے پہلے قانون دان تھے میرے ساتھ, میں ان سے بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا غیر معمولی ہوا پاکستان میں؟ دیکھیے غیر معمولی پھر یہ ہوا ہے, سچی بات تو یہ ہے کہ تمام ادارے اس ملک میں پولیٹیسائز ہو گئے, تمام ادارے پولرائز ہو گئے, اور جو جس ادارے کا آئین اور قانون میں ایک کردار متعین کر دیا گیا اس سے سب نے روگردانی کی. تو جب ایسے حالات ہوں گے تو پھر یہ جو آؤٹ کم ہے پھر ایسی ہی ہوتی ہے, کیوس ہے, کہ انارکیسی ہے, اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو, کیونکہ اصل جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو تو کوئی ایڈریس کر نہیں رہا, چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا مہنگائی غربت میں کمی کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا انصاف کا حصول جو ہے لوگوں کے لیے وہ ان کی دہلیز تک پہنچ گیا؟ چلو دہلیز تک نہیں, کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ذاتی مفادات جون سے ہیں وہ اوپر آ جائیں اور قومی مفادات, ملک کے مفادات نیچے چلے جائیں, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جو پاکستان میں اب یہ جو مشکوک خطوط ہیں ان کو دیکھ کے ویسے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کوئی عدالتوں کو ایکسپوز کرنا ہے, ان کو ججز کو ڈرانا ہے, یا نظام کو ڈیریل کرنا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو بھی ہے یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے, اور جو بھی یہ کر رہا ہے, اور میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے, میں بھی رانگ, کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں, پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں استحکام نہ آئے, نہ سیاسی نہ معاشی, اور آپس میں اسی طرح دست و گرباں ہوتے رہیں. لیکن یہ پاکستان کے لیے کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے جو کوئی بھی ہیں اگر اس معاملے میں اسپیسیفکلی جو آپ نے یہ پوچھا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر تمام لوگوں کو جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. پاکستان کی خاطر اپنی اناؤں کے پہاڑوں سے, اپنی ذاتی پسند ناپسند سے اب ہمیں نیچے آنا ہوگا, ورنہ اس ملک میں
जो फिर होने जाएगा वो फिर किसी के हाथ में मामलात नहीं रहेंगे, ये भी मैं आपको आज अर्ज कर दूं। अच्छा, मुझे इसलिए जी, होश के आप कह रहे हैं कि दो कदम सबको पीछे जाना। मुझे ये बताइए कि दूसरी जानिब अब जो एक और तरीका है, यानी कि हर रोज़ एक ऐसी खबर, एक ऐसी अफवाह, एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जो कन्फ्यूजन है, शोर है, बढ़ता चला जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ये 2 दिन पहले से खबर चल रही है जी कि बुशरा बीबी साहिबा को जहर दे दिया गया, फिर डॉक्टर्स ने और उनके अपने ज़ाती मौलज ने उसकी तरदीद कर दी। ये इस तरह की चीज़ों से भी क्या फ़ायदा हो रहा है? अभी कोर कमांडर हाउस में काबीना का इजलास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हुआ, उस पर भी बताइए कि ये वाला मामला किधर जा रहा है? मैंने तो आपको अर्ज किया ना कि हम जिस दिन आइन और कानून की एक किताब को फॉलो करना शुरू कर देंगे, हमारे मसाइल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। फिर हमें ना कोर कमांडर हाउस में इजलास करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी के कंधों पर चढ़कर आना पड़ेगा। जहां तक दूसरी बात आपने कही, दूसरा क्या फरमाया आपने? एक तो ये था, दूसरा क्या आपने भी फरमाया? बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी इल्जाम, इससे पहले देखें कितने संगीन इल्जाम लगते रहे। बुशरा बीबी के जो इल्जामात हैं, अब चूंकि जो मैंने सुना है उनके डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि ये एक पुरानी बात है, इसको गलबन चंद माह हो गए हैं। बेहतर होता कि जिस वक्त उनको ये शक था या उनकी तबीयत खराब हुई, उसी वक्त उनके कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाते, जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, बीइंग अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, यूरिन टेस्ट होते हैं, आपका गैस्ट्रिक लेवाश होता है जिसको गैस्ट्रिक वॉश कहते हैं या एंडोस्कोपी कहते हैं, तो वो और भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो वो तो अब क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे पुराना खस्ता पॉइजन्स होते हैं जो कुछ देर के लिए बॉडी में रहते हैं और फिर वो निकल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो देर रहते हैं। तो अब आई डोंट नो, अभी तो उनके डॉक्टर ने कहा है कि मैंने सुना है कि जी अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये उस वक्त जब ये मामला बुशरा बीबी को शक हुआ था, उस वक्त उनको ये बात करनी चाहिए थी जी कि मेरा मेडिकल या मेरा तिब्बी मुआयना कराया जाए। सही। तो ये सारी चीजें जो सी है ना, ये एक अजीब सी इस मुल्क में एक खिचड़ी पक गई है। और मैंने जैसे अर्ज किया ना पहले कि हम लोग जाना हमने कहीं था, चल हम कहीं पड़े हैं, और ये एक दायरे का सफर है जो पिछले 76-75 सालों से खत्म होने में नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल भी आपसे करना था। आपने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे नून लीग के बारे में भी आपसे पूछना है। राना सनाउल्लाह साहब को कोई ओहदा देना है, साद रफीक साहब ने पॉलिटिकल एडवाइज़र बनने से इनकार कर दिया। नून लीग के अंदर भी कोई मामलात हैं? मियाँ साहब की वापसी की पहले खबरें थीं, फिर था कि वो वापस नहीं जा रहे। बहुत सारे मुबसरीन का ये कहना था कि मियाँ साहब बस अब वापस लंदन जा रहे हैं और वहीं गोशा नशीन हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, मियाँ साहब वापस तो नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कोई उनको मेडिकल चेकअप के लिए कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, चूंकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो बाहर से हो रहा है। उनके डॉक्टर जितने भी हैं वो लंदन और यूरोप में हैं। जहां तक आपने राना सनाउल्लाह साहब की और ख्वाजा साद रफीक साहब की बात की, तो ये तो देखें जी क़यादत का प्रोरोगेटिव होता है, और इन्होंने तो दोनों साहब ने ये कह दिया कि वो किसी भी बाई इलेक्शन में आने के लिए या सेनेट में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब क्या है क़यादत उसके बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो एक, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कुछ लोग हैं जो ओल्ड एडिशन है। अब PMLN का एक नया एडिशन सामने आ चुका है, तो नए लोग हैं, नए चेहरे हैं। तो पुराने जो लोग हैं, पुराने चेहरे जो हैं, हो सकता है वो कंफर्टेबल महसूस ना करते हों, या जो नए चेहरे हैं वो उनके साथ कंफर्टेबल महसूस ना करते हों। असल मामला ये है कि असल जो क्वेश्चन है, $1 बिलियन क्वेश्चन, वो ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब फाल रहेंगे सियासत में। और चूंकि मैं समझता हूं कि उनको फाल रहना चाहिए, चूंकि उनकी जमात का इस वक्त ये तकाजा है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट जिस तरह के आए हैं, उसके बाद उनको चाहिए कि अपनी तमाम तवज्जो पार्टी की तंजीम नौ की तरफ करें। और मैंने एक दफा उनको खिदमत में अर्ज किया था, मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से ये दोबारा दोहरा देता हूँ कि मैंने उनकी खिदमत में ये अर्ज किया था जब वो लंदन में थे कि सर, अगर अल्लाह ताला कभी मौका दे आपको दोबारा इक़्तिदार में आने का, तो एक काम जरूर कीजिएगा। और भी कुछ बातें मैंने कही थी जो उनके और मेरे दरमियान थी, लेकिन ये बात खुसूसन मैंने उन्हें कही
बड़ी जोर देकर कि आप हुकूमती और जमाती अलग कीजिए, क्योंकि देखिए ये जो जमातें होती हैं ये हुकूमतों को जन्म देती हैं, हुकूमतें जमातों को जन्म नहीं देती। अगर देती हैं तो उनका हशर फिर कभी कोई बड़ी गहरी बात की आपने। का हशर होता है, किसी का फिर पैट्रियट टाइप हशर होता है। तो मेरा ख्याल है कि मियां साहब को चूंकि वोट बैंक उनका है, वोट उनको पड़ता है, बाकी तो सब तो फैली हैं, जुम्मा जंजनाल टाइप लोग हैं मुस्लिम लीग नून में जितने भी हैं, वोट बैंक तो नवाज शरीफ का है। तो अब ये भी उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उनकी जमात, जो एक मुल्क गिर वफाक की जमात थी, चारों सूबों में हुकूमत और मरकज में बनाया करती थी, कभी 2/3 मेजॉरिटी, कभी सिंपल, कभी कंफर्टेबल, कि आज वो पंजाब तक दूध होके रह गई और कई इजला में बिल्कुल ही उसका सफाया हो गया। तो मियां साहब को अब चाहिए कि तमाम तर तवज्जो जो है वो अपनी जमात को, अगर वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून आने वाले वक्त में इलेक्शन में लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। सही, तो आप कहते हैं कि जो रीगेन करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, वो मियां साहब के फाल रहने की वजह से करना है। बहुत शुक्रिया सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। और आपने भी कुछ पाकिस्तान के दुश्मनों का जिक्र किया जी, तो बैन अक़वामी जरीदे गार्डियन की एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत को एक बार फिर बेनकाब किया गया है, और जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार गैर मुल्की सरजमीन पर मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत मासूम अफराद को कत्ल कर रही है। खित्ते से दहशतगर्दी को मिटाने की आड़ में भारत गैर मुल्की सरजमीन बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर मोदी का बराह रास्त कंट्रोल है, और इससे कबल अमरीकी हुक्काम ने भी न्यूयॉर्क में मुकीम एक मुमताज़ सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में यही इल्ज़ाम लगाया था कि भारतीय इंटेलिजेंस का एक सीनियर फील्ड अफसर इस कत्ल की साजिश में मुलव्विस है। इसके अलावा इस गार्डियन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिख रहनुमाओं की अमवात मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत भारतीय इंटेलिजेंस स्लीपर सेल्स के ज़रिए की गई, और इसमें लाखों रुपए के जो एवज़ जो हैं वो भारतीय जितने भी एजेंट्स हैं वो इन कत्ल की वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भारत ने इसराइल और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों से ट्रेनिंग हासिल की जो गैर मुल्की सरजमीन पर मावराए अदालत कत्ल से मुंसलिक हैं। गार्डियन की रिपोर्ट में इसी से जुड़ी मजीद भी बातें, बहरहाल जी इंडिया को एक बार फिर एक्सपोज किया गया है, इस पर इंशाल्लाह डिटेल में भी बात करेंगे। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।